Hello everyone. Let me welcome you to another interesting session of this crash course जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं about ionization energy. Ionization energy is very important topic in periodicity chapter as well as इसके applications हम P block elements और S block elements में भी देखते हैं. और जहां तक रही जेई मेंस की बात, सो जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें पूछेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गिवन एलिमेंट्स. तो चलिए लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री behind the chemistry of ionization energy. So first of all, let's try to understand कि ionization energy होता क्या है. So ionization energy is the energy required to remove the outermost shell electron, energy required to remove the outermost shell electron of an isolated gaseous atom. तो यहां पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं इस लाइन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट, energy is required for this process. Energy is required for this process. It means this process will be endothermic in nature. Energy is required for this process. It means it is endothermic in nature. Which electron has to be removed? It is the outermost shell electron जिसको remove कर रहे हैं. और कहाँ से remove करेंगे? तो एटम से remove करेंगे. कौन सा एटम? गैसियस एटम. और कैसा गैसियस एटम होना चाहिए? आइसोलेटेड. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास Na सॉलिड है और उससे मैंने बनाया Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो डेल्टा H होगा इस रिएक्शन का, दिस विल नॉट बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी. ये आयनाइजेशन एनर्जी क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो मेरा स्पीशीज है सोडियम, ये गैसेस स्टेट में नहीं है, ये सॉलिड स्टेट में है. इसके अलावा मान लो मेरे पास है Cl2 गैस, इससे मैंने या हाफ Cl2 गैस, इससे मैंने बनाया Cl प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन. यहाँ जो डेल्टा H है ये भी मेरा आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये गैस तो है बट मेरा एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है. तो इन सारी चीज़ों को आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलते हैं. तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे किसको? तो अगर मेरे पास सोडियम गैस है और उससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल के Na प्लस गैस बना दिया, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? दैट विल बी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. अगली बात, लेट्स से मेरे पास कोई एक एटम है गैस स्टेट में ए. लेट्स से एक गैस, उसको नाम दिया. अब उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो वो बन जाएगा ए प्लस गैस. ए प्लस गैस से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो बन जाएगा ए प्लस टू गैस. और ए प्लस टू गैस से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो बन जाएगा मेरा ए प्लस थ्री गैस. अब यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ, फर्स्ट वन ए गैस से ए प्लस गैस, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए. अब A प्लस से जब A प्लस टू की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A प्लस, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A. तो ये किस हिसाब से नाम दे रहे हैं, किस बेसिस पे नाम दे रहे हैं? तो हम ये देखते हैं कि कौन सा वह इलेक्ट्रॉन रिमूव कर, विच इलेक्ट्रॉन वी आर रिमूविंग. इफ इट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन from that species, then that is known as first ionization energy. If it is the second electron removed, then that is known as second ionization energy. Like in this part, in the second part, A plus to A plus 2 अगर आप देखोगे तो A plus के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए A plus के रेस्पेक्ट में उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोला गया. और A के रेस्पेक्ट में सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A बोला गया यहाँ पर.
थर्ड वन, अगर हम A+2 टू A+3 देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करना है, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा विथ रिस्पेक्ट टू A+2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू A+, एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, तो यहाँ पे IE1 ऑफ A हो गया, ये वाला सेकेंड वाला IE2 ऑफ A हो गया, थर्ड वाला IE3 ऑफ A हो गया। अब अगर मुझे इन तीनों IE को कंपेयर करना है तो ऑलवेज वी कैन रिमेंबर दैट IE1 विल बी लेस देन IE2 विल बी लेस देन IE3। कोई सा स्पीशीज हो, इट इज ऑलवेज ट्रू, this part is always true that IE1 will be less than IE2 will be less than IE3। ठीक है, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी क्या है वो चीज समझ आ गई होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज भी समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ना फर्स्ट फैक्टर जो आएगा वो आता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आएगा जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। डाउन द ग्रुप मूव करने से क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वो इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप मूव करने से डिस्टेंस जो है बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो एनर्जी जो लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो डिपेंड कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन को तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और अगर न्यूक्लियस लाइटली होल्ड करके रखा है तो उस केस में मुझे कम इलेक्ट्रॉन से कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है और मैं न्यूक्लियस हूं, अगर मैं इसको जोर से पकड़ के रखता हूं तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी होगी इसको निकालने के लिए, और इसको मैं हल्के से पकड़ के रखता हूं तो कम एनर्जी लगा के भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो वही चीज है कि अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अल्टीमेटली मुझे चेक करना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कैसा है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं इन जनरल। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो मैं ये बोल सकता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दोनों के बीच में वो डिक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वो भी मेरा डिक्रीज हो जाएगा। सो आई कैन राइट आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। जितना ज्यादा नंबर ऑफ शेल उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा और सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। सेम वे अगर मैं बात करूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो यहां पर भी मैं पैटर्न ही ऑब्जर्व करूंगा। तो ये डाउन द ग्रुप हो गया। सेकेंड फैक्टर आता है नंबर ऑफ शेल्स। सेकेंड फैक्टर क्या आता है, नंबर ऑफ शेल्स, सॉरी सेकेंड फैक्टर आता है अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, बट होगा क्या, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, on moving from left to right, Z effective increases. Z effective is nothing but the force of attraction between the electron and the nucleus. Z effective increase हो गया, इसका मतलब force of attraction increase हो गया,
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो मैं लिख सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। दिस वी चेक व्हेन वी आर चेकिंग अक्रॉस अ पीरियड। तो अक्रॉस अ पीरियड अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। जैसे मान लिया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। सो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में बोरोन इज लेस देन कार्बन, लेस देन नाइट्रोजन। ये हो गया मेरा आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। थर्ड वन इज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या हुए? वैसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, वैसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो उस केस में मैं कैसे चेक करूंगा? तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात आएगी ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी। और मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो आई कैन राइट ionization energy is directly proportional to positive charge and inversely proportional to negative charge. जैसे फॉर एग्जाम्पल Na प्लस एंड Mg+2, इन दोनों में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? तो मुझे दिख रहा है Mg+2 पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है या फिर ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी वहां पर ज्यादा होगी। जैसे मैं बात करूं O-2 एंड F-, यहां किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? तो अपन ने देखा था जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, दैट्स व्हाई F- विल हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन O-2। सेम वे N-3 भी ले लेता हूं तो N-3 की O-2 से भी कम हो जाएगी। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए मैं बोल सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। फोर्थ वन, फॉर स्पीशीज with different charges, for species with different charges, for species with different charges। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं A- है, A है एंड A+ है, A- है, A है एंड A+ है। इन तीनों में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फिर से कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, विच मीन्स ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा A+ मोर देन A मोर देन A-। अगर A+2 है तो इट विल बी इवन मोर देन A+, A-2 है तो वो A- से भी कम हो जाएगा। तो ये है स्पीशीज विथ डिफरेंट चार्जेस। इसके बाद दो एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे। वन एक्सेप्शन इज बिटवीन Np3 एंड Np4। आइडियली Np4 का ज्यादा होना चाहिए, आइडियली Np4 का ज्यादा होना चाहिए, बट यहां पे ज्यादा होता किसका है? Np3 का। क्यों? ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। और ये चीज मुझे मिलता कहाँ है? टिल फोर्थ पीरियड, ये फोर्थ पीरियड तक ही ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट आता है NS2 और NP1 में। आइडियली NP1 का ज्यादा होना चाहिए, बट ज्यादा किसका होता है? NS2 का। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? दिस इज ड्यू टू पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट मतलब एज सबशेल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ जनरल बात करूं तो मैं लिख सकता हूं अक्रॉस अ पीरियड जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। NS1, फिर NS2, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6। ये मैंने आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अगर मुझे आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो मुझे पता है हम मूव किधर कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
So on moving from left to right, ionization energy will increase. Why? Because Z effective is increasing. बट एक्सेप्शन मुझे कहाँ मिलेगा? एक्सेप्शन मुझे मिलेगा फर्स्ट यहां पर बिटवीन NH2 एंड NP1. सेकेंड एक्सेप्शन मुझे कहाँ मिलेगा? यहां पर बिटवीन NP3 एंड NP4. NP3 और NP4 में बाकी जनरल ट्रेंड फॉलो करेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग. NS1 लेस देन NP1 लेस देन NS2 लेस देन NP2 लेस देन NP4 लेस देन NP3 लेस देन NP5 लेस देन NP6. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. तो कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो लिथियम लेस देन बोरोन लेस देन बेरिलियम लेस देन कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन नियॉन. ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट. सेम वे मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात करूं तो मेरे पास क्या क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. तो यहां पे सेम चीज मैं लिखूंगा. सोडियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन सिलिकॉन लेस देन सल्फर लेस देन फोस्फोरस लेस देन क्लोरीन लेस देन आर्गन. तो इस तरह से हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं. इसके बाद अगर मैं बात करूं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर लिखने का. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ B प्लस, C प्लस, N प्लस, O प्लस एंड F प्लस. इन सब का क्या हो गया? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर लिखने के लिए मुझे निकालना होगा इन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन. सो B प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2, C प्लस का हो जाएगा 2p1, N प्लस हो जाएगा 2p2, O प्लस हो जाएगा 2p3 एंड F प्लस हो जाएगा 2p4. अब मुझे पता है 2p1 इज लेस देन 2s2, इट मीन्स कार्बन विल बी लेस देन बोरोन. उसके बाद 2p2 आएगा सो नाइट्रोजन, उसके बाद 2p4 आएगा सो फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन. सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? दैट विल बी ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? नेक्स्ट अब हम कुछ ग्रुप्स की बात कर लेते हैं. अगर ग्रुप 13 की बात करते हैं तो ग्रुप 13 में मेरे पास क्या क्या है? तो वी हैव बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि गैलियम के केस में Z effective increases. Why? Because due to electrons in d subshell. d subshell में इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से यहां पर Z effective इंक्रीज हो गया. और थैलियम के केस में भी Z effective इंक्रीज होता है. यहां पर भी Z effective इंक्रीज होता है. और ये इंक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन F सबशेल. अब मुझे ये पता है D सबशेल और F सबशेल की शील्डिंग कम होती है जिस वजह से Z इफेक्टिव मेरा इंक्रीज हो जाता है. और डाउन द ग्रुप मुझे पता है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. तो इन सारे फैक्टर्स को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे ऑर्डर मिलेगा बोरोन मोर देन एल्यूमिनियम लेस देन गैलियम. गैलियम का ज्यादा क्यों हो गया? बिकॉज Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया. फिर गैलियम मोर देन इंडियम एंड इंडियम इज लेस देन थैलियम. अगेन थैलियम ज्यादा क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन Z इफेक्टिव. सो मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर इंडियम का मुझे देखने को मिलता है. ओके आगे बढ़ते हैं. अगर मैं ग्रुप 14 लेता हूं, ग्रुप 14 मतलब हो गया कार्बन फैमिली. सो कार्बन फैमिली में मेंबर्स होंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. यहां पर Z इफेक्टिव स्लाइटली इंक्रीज होता हुआ दिखेगा मुझे लेड पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. और मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स जो F सबशेल में है उनकी वजह से. तो ऑर्डर मेरा क्या होगा? कार्बन इज मोर देन सिलिकॉन, मोर देन जर्मेनियम, मोर देन टिन एंड इज लेस देन लेड. तो यहां पे मिनिमम किसका मुझे देखने को मिलेगा?
ग्रुप 14 में मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ऑफ 10। तो इस तरह से आप ग्रुप 15, 16, 17 एंड ग्रुप 18 के आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि है मेटेलिक नेचर एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटेलिक नेचर and reactivity of metal, metallic nature and reactivity of metal। अब मेटल क्या होता है? मेटल वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। मेटल वो स्पीशीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतना ज्यादा मेटेलिक नेचर या उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी वहां पर कम होगी। तो आई कैन राइट मेटेलिक नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी मेटेलिक नेचर या रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मतलब मैं अल्कली मेटल्स में बात करूं तो डाउन द ग्रुप मुझे पता आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मेटेलिक नेचर या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो सीजियम जो होगा वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। नेक्स्ट एक और आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और अपने पास दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें ध्यान ये देना है कि दो डेटा है मेरे पास। एक डेटा है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक डेटा है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर दो कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। Mg is becoming Mg plus, is becoming Mg plus 2 and is becoming Mg plus 3. Mg to Mg plus is 7.5 electron volt, Mg plus to Mg plus 2 is 15 electron volt and Mg plus to Mg plus 3 is approximately 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो ये मुझे 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, और मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो यहां पे मुझे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस दिखता है। तो अगर मैं इस पार्ट को कंसिडर करता हूं तो यहां पे मुझे क्या दिखेगा? डिफरेंस जो है वो लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो मैं बोल सकता हूं हायर मतलब लोअर इज +1, हायर इज +2, सो +2 OS इज मोर स्टेबल। और अगर मैं इस पार्ट को लेके चलता हूं तो इस पार्ट में मेरा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो Mg+2 होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो मेरा Mg+3 होगा। अब डिफरेंस मुझे दिख रहा है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो एग्जाम में आपसे या तो ऑर्डर पूछेगा या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। आयनाइजेशन एनर्जी में और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं कुछ और डिटेल्ड वीडियो विथ मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और इफ यू वांट मोर सच वीडियोस ऑन अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में मैं टोटल 30 टॉपिक्स लेके आने वाला हूं जो कि जेईई मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए अबाउट ऑल द वीडियोस तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू एंड विल मीट in the next session.